हाय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं रीनू यादव, मेरे यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन RY 51 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, हम लोग क्या पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचक तंत्र को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। उसमें हम लोगों ने माउथ, जहाँ पे भोजन पहले जाता है, हम लोग मतलब पहुँचाते हैं उसको, और टीथ इत्यादि को पढ़ लिए हैं। आज हम लोग डियर फ्रेंड क्या पढ़ेंगे। टीथ के बाद किसका नंबर आता है, डाइजेशन के लिए किसका नंबर आता है माउथ में, सलाइवा का आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार। उसके अलावा लार कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से, यानी लार ग्रंथियों से। तो डियर फ्रेंड, लार कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथियों से। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, लार ग्रंथियों को पढ़ेंगे डियर फ्रेंड। और वैसे जो होता है पाचन, जो होता है डियर फ्रेंड, उसमें 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट में पाचन जो होता है हमारा बटा होता है। एक तो मेन रूप से आहार नाल होती ही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल होती ही है। दूसरी जो होती हैं उससे सहायक जुड़ी हुई ग्रंथियां होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, और पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं फ्रेंड्स, लार ग्रंथियां, यकृत जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर, अग्न्याशय जिसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज, और आंत्र ग्रंथियां यानी जो इंटेस्टाइन में ग्रंथियां पाई जाती हैं वो, और लीवर और लार ग्रंथियां, ये सब क्या हैं, एसेसरी ग्लैंड्स हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं। लेकिन मेन रूप से डाइजेशन जो होता है आहार नाल में होता है। ये सब सहायक ग्रंथियां होती हैं, ये भी डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो डियर फ्रेंड, हम लोग आहार नाल को तो पढ़ेंगे ही, साथ में इनको भी पढ़ेंगे। और जैसे जैसे भोजन जहाँ जहाँ से होके गुजरेगा फ्रेंड्स, एक सीक्वेंस से हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्लैंड्स भी आएंगे, एंजाइम्स, प्रोटीन सब आएंगे, कार्बोहाइड्रेट आएंगे। तो आप लोग पूछेंगे, डिटेल में पूछने लगेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि अगर हम लोगों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पढ़ना है तो उसके लिए दूसरा चैप्टर है, न्यूट्रिशन है। और ग्रंथियों को पढ़ना है तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे, यानी कंकाल तंत्र में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग मेनली किस पे फोकस करेंगे, पाचन में, जो कि पाचक में हेल्प करते हैं, उन्हीं के बारे में डिटेल से और अच्छे से पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड, आप लोग आ जाइए, आहार नाल में क्या क्या होते हैं। एक तो मुख गुहा होती है, हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी डियर फ्रेंड, इसे बक्कल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो हमारा माउथ है, इसके अंदर जो कैविटी है, अगर इसके अंदर कैविटी होती नहीं तो भोजन तो इसमें जा ही नहीं पाता। तो माउथ कैविटी हो गई। इसके अलावा फ्रेंड्स जो होता है, ग्रास नली होती है, ऐसे आई हुई होती है। वहाँ से क्या होता है, जब हम लोग मुख में भोजन ले जाते हैं तो वहाँ से थोड़ा बहुत पाचन तो हो जाता है भोजन का, लेकिन कम्प्लीटली डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, ये जो ग्रास नली होती है, पाइप जैसे होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो वो क्या करती है, भोजन को केवल वो पास कराती है। वहाँ पे कोई ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं, कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। वो क्या होता है, केवल भोजन को पास कराने के लिए ये ग्रास नली जो होती हैं क्या करती हैं, केवल भोजन को पास कराती हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसोफेगस। इसोफेगस। तो डियर फ्रेंड, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से सिर्फ फ्रेंड ग्रास नली से सिर्फ इतना क्वेश्चन बनता है कि ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है कि नहीं होता है। तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। आप लोग इसको कंफर्म समझिए कि वहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि ना तो वहाँ कोई ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और ना ही कोई एंजाइम पाए जाते हैं। डियर फ्रेंड, ये जो ग्रास नली होती हैं, ये केवल एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, भोजन को पास कराने का काम करती हैं। अगर ये ना होती तो भोजन माउथ कैविटी से सीधे कहाँ आ जाता, अमाशय में आ जाता। और अमाशय में कैसे आता, अमाशय तो थोड़ा नीचे है, तो इसके लिए एक पाइप तो लगाना ही पड़ेगा। तो नेचर जो है डियर फ्रेंड, बेवकूफ़ तो थे नहीं, भगवान तो बेवकूफ़ है नहीं, उन्होंने सारी सब कुछ जो कि सिस्टम हम लोगों के बॉडी में सेट किया है ना, वो बहुत ही अरेंज तरीके से है डियर फ्रेंड। तो ये क्या करते हैं, ग्रास नली को लगा दिए एक पाइप को भोजन को पास कराने के लिए, कहाँ पे, आमाशय में।
तो डियर फ्रेंड, यहाँ ग्रास नली से होता हुआ भोजन कहाँ आता है? अमाशय में। फिर अमाशय से कहाँ आता है? छोटी आंत में, जिसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और डियर फ्रेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है, मीटर ना कि सेंटीमीटर। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, छोटी आंत होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। उसके बाद फ्रेंड्स जो है भोजन कहाँ आता है? वैसे डियर फ्रेंड, जो छोटी आंत होती है वहाँ तक भोजन कम्प्लीटली जो होता है डाइजेस्ट हो चुका होता है। कुछ ही पार्ट, वैसे सब कुछ डाइजेस्ट हो चुका होता है। ये जो बड़ी आंत होती हैं इसमें केवल फ्रेंड क्या होता है? जो पानी होते हैं, भोजन में पानी बचे होते हैं, पचित भोजन में, केवल उसका क्या होता है? अवशोषण होता है बड़ी आंत में। तो छोटी आंत से भोजन कहाँ आता है? बड़ी आंत में। फ्रेंड्स, इसके अलावा छोटी आंत के 3 पार्ट हैं और बड़ी आंत के भी कितने पार्ट हैं? 3। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। छोटी आंत के कौन कौन 3 पार्ट हैं? एक है ग्रहणी, दूसरा है मध्यांत्र, तीसरा क्या है? इलियम। डियर फ्रेंड, इसको क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। डियर फ्रेंड, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है कि इलियम जो होती है, यहाँ तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, डेडनम, जेजनम और इलियम, ये दोनों को तो आप लोग कंफर्म समझ सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि छोटी आंत का इसमें से कौन सा भाग है, तो वहाँ पर इलियम दिया रहेगा और कौन सा नहीं है। अगर वहाँ क्वेश्चन बनता है इसमें से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है और 4 ऑप्शन दिए गए हो फ्रेंड्स, तो वहाँ पे मान लीजिए दिया है डेडनम, जेजनम और इलियम, इलियम दिया और एक बड़ी आंत का भाग दे दिया, मान लीजिए सीकम। लेकिन फ्रेंड्स क्या करेगा? ये तीनों पार्ट ही दिया रहेगा, इसके अलावा एक और क्या देगा? इलियम दे देगा। इलियम, यहाँ डियर फ्रेंड इन दोनों को ही इलियम पढ़ा जाता है। देखिए आप लोग, केवल स्पेलिंग का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे ये जो इलियम है यहाँ पे ILEUM और दूसरा इलियम जो है इसकी स्पेलिंग क्या है? ILIUM। डियर फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करेगा अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ आप लोग समझ लीजिए, जो ई वाला स्पेलिंग है बीच में, देखिए क्या अंतर है? केवल आई और ई का अंतर है दोनों में। तो ये जो आई वाला है फ्रेंड्स, ये क्या है? एक बोन का नाम है। इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र में। अभी आप लोग यहाँ समझिए क्या है? इलियम एक बोन है और ये दूसरी वाली इलियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो आप लोग इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? डियर फ्रेंड, आप लोग ऐसे समझिए कि जो आहार नाल होती है कैसे स्ट्रक्चर में होती है? सीधी सीधी ऐसे तो होती नहीं है। कैसी होती है डियर फ्रेंड? आहार नाल जो होती है कैसे होती? ऐसे ऐसे ऐसे, यानी थोड़ा सा कुंडलित होती है। आहार नाल कैसी होती है? थोड़ा कुंडलित होती है। और हड्डियाँ कैसी होती हैं? ज़्यादातर हड्डियाँ हमारी सीधी होती हैं। तो डियर फ्रेंड देखिए आप लोग, ऐसे हड्डियाँ होती हैं, मान लीजिए ऐसे हैं, तो हड्डियाँ सीधी होती हैं फ्रेंड। तो यहाँ से आप लोग समझिएगा कि जो ए वाली इलियम है, यहाँ पे देखिए ई जो है, ई का स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे हम लोग आहार नाल बना रहे हैं, देखिए ऐसे है ना। यहाँ से आप लोग समझिए ई का स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसे है। और आई का स्ट्रक्चर कैसे है? ये देखिए हड्डी जैसा है, मतलब पतला सा लंबा सा है। तो आप लोग यहाँ से कंफर्म कर लीजिएगा कि जो ये ई वाला स्पेलिंग वाला है आहार नाल के जैसे है। तो ये क्या है? छोटी आंत का भाग वाला जो इलियम है, ये वाली स्पेलिंग वाला है, IEUM वाला। और ये जो वाला है सीधा वाला आई वाला, वो क्या है? एक हड्डी है। डियर फ्रेंड, आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अब हम लोग बड़ी आंत को समझते हैं। तो बड़ी आंत के 3 पार्ट हुए, कौन कौन से? सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम और यहाँ पे आप लोग कोलन लिख लीजिए, कोलन, और सीकम को यहाँ लिख लीजिए। तो सीकम, कोलन और रेक्टम। डियर फ्रेंड, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है सीकम से कि एक अपेंडिक्स होती है, आप लोगों ने सुना होगा अपेंडिक्स।
अपेंडिक्स क्या होती है फ्रेंड्स? जो ये सीकम होता है, बड़ी आंत का कौन सा पार्ट? सीकम वाला पार्ट जो होता है, इसका छोर भाग जो होता है फ्रेंड्स, जो होता है जब उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा स्वेलिंग टाइम का हो जाता है। तो वो क्या करती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। लोग बोलते हैं अपेंडिक्स हो गया है डियर फ्रेंड, और उससे कोई दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा, ऑपरेशन के जरिए उसको निकलवा देते हैं लोग, क्योंकि डियर फ्रेंड वो क्या है, आज के टाइम में सीकम में जो है, आप लोग सीधा सीधा हमारी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, सीकम का काम क्या होता है? सेलुलोज का पाचन करना। क्या काम होता है? सेलुलोज का पाचन करना। तो सीकम जो है फ्रेंड्स क्या होता है, हम लोगों में वेस्टिजियल हो चुका है, यानी मानव में क्या हो चुका है? वेस्टिजियल। वेस्टिजियल यानी अवशेषी अंग के रूप में काम करता है। तो जब इसका कोई काम ही नहीं बचा फ्रेंड्स, तो इसमें अगर कोई इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, तो क्या होता है? इसको ऑपरेशन करके निकलवा देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो यहाँ से यही पूछा जाता है कि अपेंडिक्स किसका पार्ट है? बड़ी आंत का जो एक पार्ट होता है सीकम, उसी का भाग है। अब इतना आप लोगों ने फ्रेंड्स समझ लिए, इसको हम लोगों को अलग अलग से पढ़ना होगा, लेकिन फ्रेंड्स इसको अभी हम लोग पढ़ करके क्या पढ़ेंगे? पाचक ग्रंथियाँ। क्योंकि डियर फ्रेंड जो माउथ होता है, यहाँ पे जो जो चीज़ें होती हैं पाचन से रिलेटेड, हम लोग पहले उसको कंफर्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने टीथ को पढ़ लिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या आती हैं? लार ग्रंथियाँ आती हैं, उसके बाद यकृत आएगा, फिर अग्न्याशय आएगा, फिर क्या आएंगी? इंटेस्टाइन आएंगी। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ते हैं? टीथ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? जीभ पढ़ लेते हैं। जीभ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ आ जाइए, देखिए, मान लीजिए ये जीभ का स्ट्रक्चर है, तो क्या हुआ, जीभ का जो ये अगला भाग है डियर फ्रेंड, इसका काम क्या होता है? जब हम लोग कोई मीठी चीज़ खाते हैं, तो उसका स्वाद हम लोग कहाँ से पाते हैं? जो जीभ का ये अगला पार्ट होता है, वो क्या करता है? स्वाद को, मीठे स्वाद को पता करता है। और जो साइड वाले पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं? खट्टापन बताते हैं। अगर कोई चीज़ आप खट्टी खाते हैं, तो अगर साइड वाला पार्ट जीभ का जो है क्या हो, खराब हो जाए, तो आपको खट्टा स्वाद नहीं पता चल पाएगा। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है फ्रेंड्स, बैक साइड एकदम, वो क्या बताता है? कड़वापन, यानी बिटर। इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं? ऐसे याद करिए, जो जीभ का लास्ट पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक पार्ट। बैक से आप लोग बिटर, बैक से बिटर याद कर लीजिएगा। और बिटर मीन्स क्या होता है? कड़वा। तो आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे। डियर फ्रेंड, अब आप लोगों ने जीभ को पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? लार ग्रंथियाँ। और लार ग्रंथियों से क्या निकलता है? लार निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड से डियर फ्रेंड क्या निकलता है? सलाइवा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लार। और डियर फ्रेंड जो ये लार ग्रंथियाँ होती हैं 3 टाइप की होती है, यानी 3 पेयर में पाई जाती हैं, 6 होती हैं और 3 पेयर में पाई जाती हैं। 3 पेयर में पाई जाती हैं, तो हम लोग पेयर वाइज 1 to 1 पढ़ते हैं। तो क्या होती है? पहली पेयर जो होती है डियर फ्रेंड क्या होती है? पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड। और दूसरी क्या होती है? सबमैंडिबुलर, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सबमैक्सिलरी ग्लैंड। और तीसरी क्या होती है? सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। 3 पेयर हम लोग पढ़ लिए डियर फ्रेंड। क्या हुई? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, और तीसरी क्या हुई? सबलिंगुअल। तो डियर फ्रेंड जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो कहाँ पाई जाती है? बिलो द ईयर। यहाँ पे हम लोगों का कान होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पाई जाती है पैरोटिड ग्लैंड। और इसके अलावा जो लिंगुअल होती हैं डियर फ्रेंड, लिंगुआ का मतलब होता है जीभ। तो आप लोग वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि लिंगुअल का यानी मतलब हुआ वो जीभ के नीचे पाई जाती हैं। और सब मैक्सिलरी जो होता है डियर फ्रेंड, मैक्सिलरी का मतलब होता है जबड़ा। जबड़ा कहाँ पाई जाती है? जबड़े के पास, यहाँ कहीं पाई जाती हैं, दोनों तरफ पैर में पाई जाती हैं। वैसे देखिए 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो एक इधर एक इधर, तो सेम चीज़ें दोनों तरफ पाई गई, तो क्या हुआ? पेयर, मतलब 3 पेयर और 6 नंबर में 6, पेयर में 3 पेयर।
तो फ्रेंड्स आप लोगों ने इतना समझ लिया। और यहाँ से डियर फ्रेंड ये दोनों तो नहीं पूछे जाते हैं, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल नहीं पूछे जाते, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन जो पैरोटिड ग्लैंड होती है डियर फ्रेंड ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन यहाँ से बनने की बात भी है। क्योंकि जो ये ईयर होता है डियर फ्रेंड इसके नीचे जो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं, अगर इसमें इन्फेक्शन होता, वायरल इन्फेक्शन, वायरस का संक्रमण होता है तो क्या होता है डियर फ्रेंड? इसमें वायरस का संक्रमण होने से एक मम्प्स डिजीज होती है। यहाँ पर हमने लिखा, आप लोग समझिएगा, एक मम्प्स डिजीज होती है जिसको क्या बोलते हैं? गलसुआ। गांव में इसको क्या बोलते हैं? गलसुआ। तो क्या होता है जब यहाँ पे आप लोग देखते हैं ये गाल जो होता है, चीक, क्या होता है? स्वेलिंग हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गलसुआ। वो मम्प्स डिजीज होती है। और किसके कारण होती है? पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से। और किस इन्फेक्शन? वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन। और कौन सा वायरस होता है फ्रेंड्स? ये भी पूछा जा सकता है कि मम्प्स डिजीज जो होती है किस वायरस के कारण होती है, तो कौन सा होता है? पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस। तो डियर फ्रेंड इसको गलसुआ को कनपेड़ के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड इसको कनपेड़ के नाम से क्यों जाना जाता है ये तो हमको भी नहीं पता है, आप लोग पता करिएगा कि कनपेड़, गलसुआ को क्या बोला जाता है? कनपेड़। हो सकता है एग्जाम में ऐसा ही ऑप्शन बना दें कि मम्प्स डिजीज जो होती है इसको किस नाम से जाना जाता है। अगर ये ऑप्शन दे ही ना गलसुआ उलसुआ तो क्या होगा? कनपेड़ दे देगा तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये भी जानना ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रेंड जो स्नेक होते हैं, सांप होते हैं, उनकी जो विष ग्रंथियाँ होती हैं यानी जहर वाली जो ग्रंथि होती हैं किसकी बनी होती हैं? ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है इसी का मॉडिफिकेशन फॉर्म क्या होता है? सांप की विष ग्रंथियाँ होती हैं। यानी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वही मॉडिफाइड होकर क्या बन जाती हैं? विष ग्रंथि। किसमें? सांप में। ये दोनों क्वेश्चन डियर फ्रेंड इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हमने इसको फोकस करके आप लोगों को बताया। और ये जो दोनों टू पेयर हैं सब मैक्सिलरी और क्या हैं? सब लिंगुअल, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। अब डियर फ्रेंड हम लोग क्या पढ़ेंगे? आप लोगों ने आप पढ़ लिया कि लार ग्रंथियाँ, और क्या हुआ यहाँ से लार निकला, और लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे डियर फ्रेंड? यहाँ तो यकृत, अग्न्याशय, आंत्र ग्रंथियाँ ये सब पढ़ना चाहिए, लेकिन डियर फ्रेंड इनके काम तो बाद में है ना। भोजन जब क्या होगा? लार से मिलेगा, तो फिर उसके बाद में वहाँ थोड़ा बहुत पचित होगा, फिर भोजन कहाँ निकलेगा? ग्रास नली से होता हुआ कहाँ आएगा? आमाशय में। ग्रास नली से होता हुआ कहाँ आएगा? आमाशय में। तो ग्रास नली में तो कोई डाइजेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि ना वहाँ कोई ग्रंथियाँ हैं और ना कोई एंजाइम। यहाँ पे डियर फ्रेंड जो एंजाइम होते हैं क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे नो डाइजेशन, नो डाइजेशन। बस ओसोफेगस के बारे में इतना ही है कि यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। अब डियर फ्रेंड जब ग्रास नली से होता हुआ भोजन आमाशय में आएगा तो यहाँ पे क्या पढ़ने की ज़रूरत है? आमाशय। तो चलिए अब हम लोग आमाशय को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। और डियर फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर लगाया है, तो यहाँ से आप लोगों को समझना है। देखिए यहाँ पे दो पाइप निकली हुई हैं, एक माउथ से निकली हुई है और ये क्या है? नोज से। नोज से होकर क्या जाती है? ग्रसनी जाती है फ्रेंड। ग्रसनी और ग्रास नली में फ्रेंड्स अंतर होता है। जो ग्रसनी होती है फ्रेंड्स ये क्या होती है? एयर नाल होती है। यानी जब हम लोग सांस लेते हैं जो एयर जाती है बॉडी में वो किससे जाती है? ग्रसनी से जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड? फेरिंग्स। ग्रसनी को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। और दूसरा जिससे भोजन होके जाता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रास नाल। क्या बोलते हैं उसको? इसोफेगस। तो डियर फ्रेंड ये देखिए ग्रास नाल है, यहाँ पे इतना गैप है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ से भोजन क्या करेंगे? यहाँ से भोजन पास होगा, फिर यहाँ से होता हुआ कहाँ आता है? आमाशय में। देखिए यहाँ पे आप लोग आमाशय बना हुआ है, तो आमाशय में आएगा डियर फ्रेंड। आमाशय के यहाँ 3 पार्ट हैं, हमने इसको समझाने के लिए अलग से बनाया है। देखिए एक कार्डियक है, फंडिक है और क्या है? पाइलोरिक। तो डियर फ्रेंड आप लोग सोच सकते हैं इसका कार्डियक नाम क्यों है?
क्योंकि डियर फ्रेंड देखिए, ये अमाशय का सबसे ऊपरी पार्ट है जो कि लगभग हार्ट के लगभग करीब होता है। और हार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसके लिए हार्ट के लिए हम लोग कार्डियक शब्द का भी यूज करते हैं। तो वहाँ से इसका नाम क्या बना है, कार्डियक। अमाशय का पहला पार्ट कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पायलोरिक। और डियर फ्रेंड यहाँ पे क्या हम लोगों को पढ़ना है, क्या होता है, अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियाँ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से डियर फ्रेंड गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जठर रस, जठर रस। और क्या होते हैं फ्रेंड, जठर रस कैसा होता है, हल्का पीला रंग का और अम्लीय होता है, हल्का पीला रंग का और अम्लीय होता है। इसके अलावा डियर फ्रेंड जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, 3 प्रकार की कोशिकाएं। अब हम लोग उसको पढ़ेंगे कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो एक म्यूकस सेल पाई जाती है फ्रेंड्स, म्यूकस कोशिका, एक सेंट्रल सेल्स और एक क्या होती है, ऑक्सिंटिक सेल्स। तो फ्रेंड्स ये म्यूकस सेल जो होती है म्यूकस निकालती हैं। वैसे भी आप लोग म्यूकस समझ सकते हैं, क्या करते हैं, म्यूकस भोजन को क्या बनाएंगे, थोड़ा सा मुलायम करने का काम करेंगे। और ये क्या होते हैं, सेंट्रल सेल, यहाँ से क्या निकलती हैं, प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन। और ऑक्सिंटिक सेल जो होती हैं फ्रेंड्स, यहाँ से क्या निकलते हैं, HCl। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन का काम क्या है। और डियर फ्रेंड जो ये HCl निकलती हैं, HCl का काम क्या होता है, आप लोग तो इसको अच्छे से समझ सकते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है ये डियर फ्रेंड, एक तो सबसे बड़ा काम ये करता है कि प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन जो है क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो उनको एक्टिव करने की ज़रूरत होती है। अगर वो एक्टिव क्रियाशील नहीं होंगे तो कोई वर्क ही नहीं करेंगे, तो उनके रहने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये जो HCl होता है फ्रेंड्स क्या करता है, प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन को रेनिन और पेप्सिन में चेंज करता है। और जब ये रेनिन और पेप्सिन हो जाते हैं फ्रेंड्स तो क्या होते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं और अपना वर्क चालू कर देते हैं। और फ्रेंड्स ये HCl का और काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, एक तो हानिकारक बैक्टीरिया को किल करेंगे ही, और दूसरा डियर फ्रेंड ये क्या करते हैं, अमाशय में भोजन को सड़ने से बचाते हैं, अमाशय में भोजन को सड़ने से बचाते हैं। और फिर फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं ये जो रेनिन और पेप्सिन फ्रेंड्स हुए एक्टिव हो गए, अब इनका काम क्या है, रेनिन और पेप्सिन का काम क्या है। तो डियर फ्रेंड जो पेप्सिन होती है ये तो साधारणतया क्या है, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो इनका काम क्या है, प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन को पचाना। तो डियर फ्रेंड जो पेप्सिन होती है, पेप्सिन क्या करेगी, ये प्रोटीन के बड़े बड़े टुकड़ों को फ्रेंड्स क्या करती है, प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन के छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं, प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स। प्रोटीन के छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं, पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज। और डियर फ्रेंड जो रेनिन होती है, रेनिन प्रोटीन, रेनिन इसका काम क्या होता है, ये एक मिल्क प्रोटीन होती है। डियर फ्रेंड आप लोग जानते हैं मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, केसीन। डियर फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मिल्क प्रोटीन, मिल्क में पाए जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं, केसीन प्रोटीन। और केसीन प्रोटीन को डियर फ्रेंड ये जो रेनिन प्रोटीन, रेनिन एंजाइम होता है, इसका काम क्या होता है, वो जो मिल्क प्रोटीन केसीन है उसको क्या करता है, कर्ड में चेंज करता है, कर्ड यानी दही में। तो यहाँ से आप लोग समझिए मिल्क प्रोटीन केसीन को क्या करता है, कर्ड में चेंज करता है। कर्ड को क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड, कैल्शियम पैराकैसिनेट, कैल्शियम पैराकैसिनेट। डियर फ्रेंड अगर मान लीजिए ये ऐसा ना बोले कि मिल्क प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कौन चेंज करता है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या याद करना होगा कि मिल्क में पाए जाने वाली प्रोटीन क्या होती है, केसीन। क्योंकि यहाँ पे चेंज करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको बोले ही ना कि मिल्क प्रोटीन के को ही हम पूछ रहे हैं, वो तो केवल ऐसे भी बोल सकता है कि केसीन, केसीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइम होता है। तो डियर फ्रेंड इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा।
इसके अलावा फ्रेंड जो गैस्ट्रिक जूस होता है, क्या होता है गैस्ट्रिक जूस, इसमें क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, इमल्सिफाइड फैट को क्या करते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फ्रेंड्स इतना आप लोगों ने पढ़ा। और डियर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जैसे यहाँ पर इलियम और इलियम पढ़ने को तो एक ही है, लेकिन लिखने को थोड़ा डिफरेंस है। ऐसे ही रेनिन और रेनिन दो होते हैं, पढ़ने को तो एक ही पढ़ते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उसके स्पेलिंग में अंतर है। यहाँ पर आप लोग देखिए, जो ये रेनिन एंजाइम होती है फ्रेंड्स, क्या होती है, छोटी आंत में स्रावित होने वाली एंजाइम जो कि कहाँ से निकलती है, सेंट्रल सेल से। क्या होती है फ्रेंड्स, इसका स्पेलिंग जो होता है RENNIN, लेकिन एक रेनिन और है, उसका स्पेलिंग क्या है, RENIN। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग अंतर कैसे करेंगे, मान लीजिए आप लोगों को हिंदी में ना लिखा रहे और क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें से कौन सी क्या है, मिल्क प्रोटीन एंजाइम है, तो आप लोग कैसे लिखेंगे। मान लीजिए वहाँ पर RENIN और भी ऑप्शन दिए रहे, पेप्सिन और कुछ दिया रहे, तो अगर वहाँ दोनों रेनिन दे दिया होगा तो आप लोग कैसे कंफर्म करेंगे, उसके लिए आप लोगों को तो क्लियर पढ़ना होगा ना। तो क्या करेंगे, ये रेनिन और इस रेनिन में क्या अंतर है फ्रेंड्स, ये जो रेनिन होती है जिसमें सिंगल एन होते हैं, ये क्या होती हैं, किडनी से निकलते हैं फ्रेंड्स। ये कोई एंजाइम नहीं है, ये किडनी से निकलते हैं। इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ेंगे डियर फ्रेंड। कहाँ पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन चैप्टर में। और ये जो रेनिन होती है RENNIN, ये क्या होती हैं, छोटी आंत में सेंट्रल सेल से निकलने वाली क्या होती हैं, मिल्क प्रोटीन एंजाइम, RENNIN। यहाँ से आप लोग कंफर्म करिएगा कि डबल एन जहाँ लगा है यही क्या है फ्रेंड्स, मिल्क प्रोटीन एंजाइम। और डियर फ्रेंड आप लोग अगर कंफर्म ना कर पा रहे हैं तो ऐसे कंफर्म करिए कि ये किडनी से रिलेटेड है, जो सिंगल एन वाली है क्या है, NIN वाली है, किडनी से रिलेटेड है। तो आप लोग कैसे याद करिए, किडनी में देखिए डियर फ्रेंड क्या है, एक बार यहाँ पे देखिए एन आया है, तो ये सिंगल वाला एन आप लोग समझिएगा कि किडनी वाला है। ऐसे आप लोग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नहीं भूलेंगे। यहाँ पे जो सिंगल एन है किडनी में, ये सिंगल एन वाला यही है। और डबल एन वाला अगर डियर फ्रेंड आपको क्लियर करना होगा तो देखिए डबल एन है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़िए, देखिए एलिमेंट्री कैनाल लिखा है, इसमें तो डबल एन है एक साथ में, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल में तो कहीं नहीं है एक साथ में डबल एन। तो आप लोग एक याद करेंगे, दोनों याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आप लोग एक याद करेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। डियर फ्रेंड अगर कहीं कन्फ्यूजन हो दो चीज़ों में तो आप लोग ऐसा किया करिए कि एक चीज़ को एकदम कन्फर्म कंठस्थ कर लिया करिए, इतना अच्छे से याद करिए कि कभी दूसरे के बारे में सोचने की ज़रूरत ही ना हो। तो जब आप लोग एक चीज़ को अच्छे से याद करेंगे तो दूसरा याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, लार पढ़ा, लार ग्रंथियों को पढ़ा, जीभ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, और क्या पढ़ा, आमाशय को डिटेल में पढ़ा। अब फ्रेंड्स इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत और यकृत, अग्न्याशय और आंत्र ग्रंथियाँ, ये जो होती हैं हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि क्लास लंबी करने का कोई मतलब नहीं है, छोटी छोटी क्लास में हम लोग सीखते चले फ्रेंड, तो अच्छा है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा पढ़ने में और थोड़ा टाइम भी कम लगेगा इसमें, तो अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। तो हम लोग बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज केवल इतना ही। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे पुनः अगली क्लास के साथ और नए लेक्चर के साथ फ्रेंड्स, क्या होता है और अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। डियर फ्रेंड जितना कुछ हम यहाँ बताते हैं, जो कुछ भी पढ़ाते हैं जिस टॉपिक को, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों से डियर फ्रेंड टकरा ही नहीं सकता, एग्ज़ाम में टकरा ही नहीं सकता। बस करने की क्या ज़रूरत है, जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड आप लोग क्या किया करिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करिए। क्वेश्चन कोई बुक उठाइए, मान लीजिए आप घटना चक्र की बुक लेते हैं, परीक्षा वाणी की बुक लेते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए
कितना भी अच्छे से आप पढ़ लीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ें फिर कन्फ्यूजन ही बनी रहती हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तो चलिए ठीक है, बाय।